Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about protection of a stratospheric layer. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले हम अपने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर समझते हैं. तो यू सी आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक लेयर्स और जोन्स. जो अर्थ सरफेस से जो सबसे पहले जो नियरेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, दैट इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर, और उसकी हाइट होती है लगभग 12 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज. उसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है, बट एवरेज हाइट इज़ समवेयर अबाउट 12 किलोमीटर्स. देन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी हाइट 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है. इस लेयर के अंदर ओजोन होता है, लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर हाइट तक में ओजोन होता है. तो पॉइंट आप समझो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर भी होता है. थर्ड, उसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर की हाइट होती है समवेयर अबाउट 50 to 80 किलोमीटर. एंड देन थर्मोस्फेयर, उसकी हाइट होती है अबाउट 80 to 700 किलोमीटर. और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फेयर, और सबकी अपनी अपनी फीचर्स भी हैं. देखो, ट्रोपोस्फेयर में ही सारे वेदर फिनोमेनाज होते हैं, जैसे रेन, थंडरस्टॉर्म, विंड, चाहे वो कन्वेक्शनल विंड हो या एडवेक्शनल विंड हो, सारे के सारे वेदर फिनोमेनाज इसी में होते हैं. या स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ भी ऐसा नहीं होता है. और इसी कारण से आपको पता है कि जो भी हमारे कॉमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर से निकल के स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, फिर आराम से स्ट्रेटोस्फेयर में वो फ्लाई करते हैं विदाउट एनी टर्बुलेंस. इसीलिए जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो फिर हमें सीट बेल्ट को ऑफ करने को अलाउ कर दिया जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो टर्बुलेंस व्हेन आवर कॉमर्शियल प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर की सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. इसके अंदर ओजोन लेयर होता है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है अपकमिंग जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे होते हैं उसको ब्लॉक करना. मीजोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर्स. वेल, थर्मोस्फेयर इज़ हेल्पफुल इन रेडियो कम्युनिकेशन. रेडियो कम्युनिकेशन कैसा होता है कि जो भी हम रेडियो सिग्नल यहाँ से भेजते हैं अपने अर्थ सरफेस से, वो फिर थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, और दूसरे जगह पे वो रेडियो सिग्नल अटेन हो पाता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, और जिससे हम लोग रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं. इसी रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन की मदद से हमारा मोबाइल फ़ोन भी काम करता है. हम अपने मोबाइल से रेडियो वेव्स भेजते हैं जो थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के आता है और वापस किसी दूसरे हमारे फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन में वो कनेक्ट होता है. और जो हाईएस्ट लिमिट होती है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर. उसकी हाइट एक्सोस्फेयर में कैसा होता है कि धीरे धीरे गैसेस की डेंसिटी काफ़ी कम होने लगती है, और लगभग 1,90,000 किलोमीटर हाइट तक जाने के बाद गैसेस लगभग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं. दैट इज़ एंड ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. उसके अलावा ये भी ध्यान रखो कि जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो थर्मोस्फेयर में भेजे जाते हैं. ज़्यादातर सैटेलाइट्स थर्मोस्फेयर में लॉन्च किए जाते हैं. उसके अलावा ऑरोराज भी थर्मोस्फेयर में होते हैं. ऑरोराज आई होप आप जानते होंगे, बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आने वाले प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. इट इज़ द फिनोमेना, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ ग्लोइंग लाइट इन द अपर लैटिट्यूड्स, इन द हायर लैटिट्यूड्स, उसको हम कहते हैं ऑरोरा. सो ऑरोरा भी ज़्यादातर थर्मोस्फेयर में ही होता है. So this is about our atmosphere and different layers. अब जरा हम बात करते हैं ओजोन लेयर की. हमने पहले ही देख लिया कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होता है. अब ओजोन लेयर की हम बात करते हैं ज़रा डिटेल में. देखो, इसकी हाइट लगभग 10 to 15 किलोमीटर थिक होती है, और ओजोन को हम की थिकनेस हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं डॉब्सन यूनिट. डॉब्सन यूनिट का मीनिंग भी समझ लेते हैं. देखो, 1 डॉब्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 0.01 मिलीमीटर थिक ओजोन. तो यानी कि अगर हम कहते हैं कि 300 डॉब्सन यूनिट ओजोन लेयर है, इसका मतलब ये है कि ओजोन लेयर की थिकनेस है 3 मिलीमीटर. दैट इज़ द वे. आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाएगा कि ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, एंड योर ऑप्शंस माइट बी डॉब्सन यूनिट, योर ऑप्शंस माइट बी सेंटीमीटर एंड किलोग्राम, समथिंग लाइक दैट. Correct answer will be Dobson unit for measurement of ozone.
जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में बनता कैसे है। तो देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जब सनलाइट पहुंचता है तो सनलाइट के अंदर बहुत एनर्जी होती है। वो ह्यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट इट ब्रेक्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे एक बार ब्रीफली समझ लो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी थोड़े बहुत ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे, और वो ऑक्सीजन को सनलाइट ब्रेक कर देता है। तो ऑक्सीजन में वैसे ही दो ओ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ सन लाइट, because of this intense energy, this oxygen molecule breaks into two O atoms, oxygen atoms, और फिर ये ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। ओजोन आपको पता उसका केमिकल फार्मूला आता है O3। सो इस तरीके से ओजोन बनता है। अब ओजोन होल्स के बारे में समझते हैं। ओजोन होल आपने ज़रूर सुन रखा होगा। तो देखो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि दुनिया में, वैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर धीरे धीरे कहीं कहीं पे उसकी डेंसिटी कम हो रही है। बहुत जगहों पे उसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। जहाँ जहाँ पे उसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है उसको हम कहते हैं ओजोन होल। देखो नॉर्मली ओजोन की डेंसिटी या थिकनेस 3 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन जिस जगह पे वो थिकनेस घट करके 1 मिलीमीटर या उससे भी कम हो जाए उस जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ओजोन होल बन चुका है। देखो ओजोन होल बनने से हमारे लाइफ को खतरा है, इट इज़ थ्रेट टू अस। वो भी समझते हैं आखिर क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सन से इंटेंस रेडिएशंस आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए, यूवी रेज बी, यूवी रेज सी। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं, इनको यूवी रेज सी टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं उनको तो पूरी तरह से ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होने देता ही नहीं है, ट्रोपोस्फेयर में इंटर होने देता ही नहीं है। जहाँ तक यूवी रेज बी की बात है, यूवी बी की बात है, कुछ एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को वो कैप्चर कर लेता है, जबकि कुछ एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। और यूवी रेज ए उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो लगभग सारे के सारे हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। तो देखो अब पॉइंट को समझो कि बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर कितने सारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आखिर कैप्चर हो गए जो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं कर पाए। लेकिन अगर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाए, मतलब अगर ओजोन लेयर के अंदर होल्स क्रिएट होने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे। और ये जो एक्सेसिव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं दे आर हार्मफुल टू आवर स्किन। वो हमें स्किन कैंसर कर सकते हैं, हमारी आंखों को ख़राब कर सकते हैं, आंखों के अंदर वो कैटरैक्ट डिजीज कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ देयर इज़ ओजोन होल। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ओजोन होल्स बन क्यों रहे हैं। देखो वाई ओजोन लेयर थिकनेस इज गेटिंग डिक्रीज्ड, या फिर ओजोन होल बनने के पीछे कारण क्या है। द रीजन इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कुछ एक ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ एक ऐसे केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HCFC, इन सबको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इनको जब हम रिलीज़ करते हैं अपने सरफेस से, देखो ये जो CFC है या HCFC है, ये सब केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं जनरली रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए या एयर कंडीशंस बनाने के लिए। एयर कंडीशनर्स के अंदर यूज होता है या फ्रिज बनाने के लिए यूज होता है। तो उन सब प्रोसेस में कुछ एक CFC या HCFC रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो फिर CFC एंड HCFC ऊपर जा कर के ओजोन से मिलता है और ओजोन लेयर को वो ईट करने लगता है या डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इस तरीके से दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बिकॉज दे ईट, they consume or destroy ozone layer and this lead to formation of ozone holes। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में आखिर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ओजोन होल को रोकने के लिए, ओजोन लेयर्स में जो होल्स बन रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए। तो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन की गई है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं जैसे CFC या HCFC, इनका धीरे धीरे यूज कम किया जाए। इनका यूज कम करके जब हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज का रिलीज कम कर देंगे तो अपने आप हमारा जो ओजोन होल है वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा और ओजोन होल भर जाएगा वापस से।
तो देखो इस इमेज की मदद से समझो, जब से हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया है धीरे धीरे हमारा ओजोन होल जो काफ़ी ज़्यादा बन गया था अंटार्कटिका के ऊपर वो बहुत हद तक रिकवर कर गया है। आप देखो 1970 में ये रेड कलर से देखो कितना स्ट्रॉन्ग ओजोन होल बन गया था अंटार्कटिका के ऊपर। धीरे धीरे आफ्टर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट वाज साइंड इन 87 धीरे धीरे आप देखो कि अब ये ओजोन होल काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है, क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हम रिलीज कर नहीं रहे हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर ओजोन। अब जरा समझते हैं किगाली अमेंडमेंट टू दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स में। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने आपको बताया इट वाज सक्सेसफुल इन कर्बिंग द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस लाइक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो इस बात को जरा ध्यान से समझो। जब हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, हमने रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए या एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना बंद कर दिया तो उसके जगह पे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे। इट वाज एन ऑल्टरनेटिव टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाज ऑल्टरनेटिव, हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, तो हमें लगा कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। बट अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वैसे तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जरूर है, ये ग्लोबल वार्मिंग जरूर करता है। अब इस कारण से एक अगली प्रॉब्लम हो गई। आप समझो इस बात को, हम CFC यूज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा था, तो हमने फैसला लिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि हम CFC का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो CFC का ऑल्टरनेटिव हमें मिला HFC। HFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन HFC की दूसरी प्रॉब्लम है जिसका हमने उस टाइम में ध्यान नहीं दिया, वो है कि वो ग्लोबल वार्मिंग करता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। और इस कारण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन किया गया था उसमें अमेंडमेंट लाया गया, जिस अमेंडमेंट को हम कहते हैं किगाली अमेंडमेंट। दिस किगाली अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन 2016। इस किगाली अमेंडमेंट में हमने फैसला लिया कि अब हम धीरे धीरे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज को मिनिमाइज करेंगे एंड ए टारगेट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड दैट 80 to 85% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विल बी कट डाउन बाई 2045। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किगाली amendment was brought to Montreal Protocol and Montreal Protocol is for ozone layer, protection of ozone layer, but Kigali Agreement or Kigali Amendment is regarding HFC and HFC is not an ozone depleting substance, it is a greenhouse gas। इस पे मुझे उम्मीद है कि आने वाले UPSC प्रीलिम्स में या APSC प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर लेते तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। The next article is taken from international segment. It is about India's foreign policy in West Asia and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में देयर आर 3 मेन रीजनल पावर्स, वो है इज़राइल, सऊदी अरबिया एंड ईरान। और वेस्ट एशिया के अगर पॉलिटिक्स को हम ध्यान से समझे देन वी विल फाइंड कि ऑल 3 ऑफ देम हैव कन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस, हॉस्टाइल रिलेशंस अमंगस्ट ईच अदर। वो एक दूसरे से सब के सब हॉस्टाइल हैं। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी है बिकॉज ऑफ शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। सऊदी अरबिया इज अ सुन्नी कंट्री जबकि ईरान इज अ शिया कंट्री एंड दिस लीड्स टू सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान। अगर हम सऊदी अरबिया और इज़राइल की बात करें तो ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ रूटेड इन इज़राइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। सऊदी अरबिया हैज़ बीन ट्रेडिशनली सिंपैथेटिक टू द पैलेस्टीनियन कंसर्न। अब देखो इज़राइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को मैं डिटेल में करा चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 मई 2020। तो इज़राइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट का मैं ब्रीफ यहाँ पे बता देता हूँ। आपको तो पता ही है कि जूस लोग ने यहाँ पे आकर के अपने आप को सेटल कर लिया विथ हेल्प ऑफ US एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन, जबकि यहाँ पे जो पहले से जो लोग रह रहे थे दे वेर अरबिक पीपल, दे वेर
इस्लामिक अरबिक पीपल हु हैड एथनिसिटी सिमिलर टू सऊदी अरबिया, तो उनके लैंड को फोर्सफुली कैप्चर किया है जूस लोगों ने और नया कंट्री बनाया है इजराइल। तो नेचुरली पैलेस्टीनियंस के कंसर्न को सपोर्ट करेगा सऊदी अरबिया, क्योंकि दोनों सऊदी अरबिया और ये पैलेस्टीन्स दोनों के दोनों अरब हैं, अरब स्पीकिंग लोग हैं एंड दे फॉलो द सेम रिलीजन दैट इज़ इस्लाम। तो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के कारण सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में भी कन्फ्लिक्ट रहता है, ईरान और इजराइल के बीच में भी कन्फ्लिक्ट रहता है। रीजन बीइंग ईरान इज हॉस्टाइल टू द यूएस वाइल इजराइल इज़ अ मेजर अलाई ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया। तो ये है ट्रायंगुलर रीजनल इक्वेशन ऑफ वेस्ट एशिया एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर हॉस्टाइल अगेंस्ट ईच अदर। और जो दुनिया के बाकी मेजर पावर्स हैं, मेड बी चाइना, मेड बी इंडिया और यूएस, अब धीरे धीरे उन लोगों ने अपना अलाइनमेंट शुरू किया है। देखो अब ये तीन मेन कंट्रीज़ हैं, इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरबिया, और यूएस ने अपने आप को, अमेरिका ने अपने आप को अलाइन कर रखा है विथ इजराइल एंड सऊदी अरबिया। सो अमेरिका इज़ प्रो इजराइल एंड प्रो सऊदी अरबिया एंड इट इज़ हॉस्टाइल टू ईरान, जबकि चाइना इज़ अलाइनिंग इटसेल्फ विथ ईरान। रिसेंटली हमने देखा कि चाइना हैज़ साइंड अ $400 बिलियन डील, इंफ्रास्ट्रक्चर डील विथ ईरान। तो ये हैं मेजर कंट्री जैसे चाइना एंड यूएस, उनका अप्रोच इन वेस्ट एशिया, दे हैव स्टार्टेड टू टेक साइड्स। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडियाज अप्रोच इन वेस्ट एशिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया इज़ नोन एज वॉकिंग अ टाइट रोप अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन। तो ये अब सी राजा मोहन साहब को जरूर जानते होंगे, ही इज़ अ कॉलमिनिस्ट एंड ही राइट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस इशूज़। तो सी राजा मोहन साहब के हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वेस्ट एशिया में, दैट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग साइड्स, हम किसी का साइड नहीं लेते हैं, वी आर वॉकिंग अ टाइट रोप। टाइट रोप का मतलब कि वी आर बैलेंसिंग आवर रिलेशनशिप बिटवीन ईरान, इजराइल एंड सऊदी अरबिया, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है। देखो जब तीन लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हों, उस केस में तीनों के साथ दोस्ती बनाए रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम एंड अगेन इंडिया इज़ प्रेशराइज टू टेक साइड्स। और अभी तक तो इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग गुड डिप्लोमेटिक टाइज विथ ऑल दीज थ्री कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। लेकिन धीरे धीरे अब इस फॉरेन पॉलिसी को, दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ वॉकिंग अ टाइट रोप इन वेस्ट एशिया, इसको कंटिन्यू कर पाना इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कारण। क्या हुआ है हाल फिलहाल में अंडर डोनाल्ड ट्रंप, उसको ज़रा समझते हो। देखो वैसे मैंने आपको बताया कि यूएस हैज़ बिन प्रो इजराइल एंड प्रो सऊदी अरबिया, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, ही हैज़ बिन वेरी मच हॉस्टाइल टू ईरान। और धीरे धीरे कैसा हो रहा है कि ये जो हॉस्टिलिटी है, देखो ध्यान से समझो, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल के साथ यूएई ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिया है। इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट के कारण सारे के सारे अरबिक कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिया था। इनफैक्ट दे हैड नेवर एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। धीरे धीरे स्टार्टिंग में फिर इजिप्ट ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया इजराइल के साथ, बाद में जॉर्डन ने किया। इजिप्ट ने इसलिए इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताकि उसको तो थोड़ा सा राफा क्रॉसिंग वाला एरिया उसको मिल जाए, मतलब थोड़े बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जॉर्डन ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसलिए इस्टेब्लिश की ताकि थोड़ा बहुत वाटर शेयरिंग का कन्फ्लिक्ट इजराइल और जॉर्डन के बीच में फुलफिल हो जाए। बट अगर बाकी सारे अरबिक कंट्रीज़ की बात की जाए, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, ओमान हो, दे नेवर मेंटेन एनी टाइज विथ इजराइल। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अप्रोच बदल रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि यूएई हैज़ इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ इजराइल। अब धीरे धीरे बहरीन भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, और सऊदी अरबिया भी नाउ इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विथ इजराइल। तो मुद्दा क्या है इस बात को समझो। जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स आर सेइंग कि ये जो ट्रायंगुलर इक्वेशन था वेस्ट एशिया का, इजराइल वर्सेस ईरान वर्सेस सऊदी अरबिया, दिस ट्रायंगुलर इक्वेशन इज़ नाउ कन्वर्टिंग इनटू बाईलेटरल इक्वेशंस। एक तरफ ईरान है और दूसरे तरफ सऊदी अरबिया और इजराइल, धीरे धीरे वो साथ आ रहे हैं। सऊदी अरबिया के जितने भी मेजर अलाइज थे, यूएई, बहरीन, अब वो सब इजराइल के साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और सऊदी अरबिया भी प्रोसेस में है। देखो इजराइल के साथ यूएई या बहरीन अपने मर्जी से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता था, बिकॉज देयर मेन लीडर इज़ सऊदी अरबिया। तो
तो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ वो यूएई और बहरीन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, बाद में सऊदी अरबिया भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेगा। सो द पॉइंट इज दैट दिस ट्राइलेटरल इक्वेशन इज कन्वर्टिंग इनटू बाइलेटरल, और जब ये बाइलेटरल हो रहा है, पोलराइजेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया एंड इजराइल, तो वैसे टाइम में इंडिया के लिए अपना अप्रोच को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, जब तीन दुश्मन हो, मैं एकदम आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तीन लोग दुश्मन हों तो उनके बीच में आपको अपना बैलेंस बनाना आसान है, बट अगर क्लियर कट दो ग्रुप हो, उस केस में अपना बैलेंस बना पाना, दोनों ग्रुप के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो नाउ दिस ट्रायंगुलर इक्वेशन इज कन्वर्टिंग इनटू बाइलेटरल और पोलराइज्ड differences or hostility, and for India now it is becoming difficult because either now these two sides are forcing either to take Iran side या फिर सऊदी अरबिया और इजराइल इंडिया को फोर्स कर रहे हैं टू टेक देयर साइड। और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है दैट इज़ मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने ज़्यादा हार्ड स्टैंड लिए हैं ईरान के अगेंस्ट, खासकर काटसा लॉ लेकर के आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है ईरान के ऊपर कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगा देगा अकॉर्डिंग टू द काटसा लॉ ऑफ यूएस। तो इस कारण से अब इंडिया के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक ट्रेड टाइज को बैलेंस करना, एंड दैट इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू कैरी आउट इट्स वॉकिंग द टाइट रोप फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इंडिया को ईरान से अपने सारे के सारे इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लेने चाहिए, मतलब इस तरह का प्रेशर है अंडर काटसा लॉ। सो लेट अस सी द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल में कंक्लूड किया गया है कि जो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस का, वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वेस्ट एशिया को लेकर के। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए पावर में तो फिर इंडिया के लिए जो ये बैलेंस वाला पॉलिसी है बिटवीन ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल, उसको मेंटेन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर इंडिया ऑल्सो विल हैव टू टेक साइड्स, और इंडिया तो यूएस के अगेंस्ट जाएगा नहीं बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर, सो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल हैव टू टेक साइड्स विद सऊदी अरबिया एंड इजराइल। एनीवे चाइना इज़ अलाइनिंग विथ ईरान। हमने आज ही देखा कि $400 बिलियन का डील साइन कर लिया है चाइना ने ईरान के साथ। लेकिन अगर जो बिडेन आ जाते हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस कर दिया जाता है आफ्टर दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, देन जो बिडेन का अप्रोच थोड़ा ईरान को लेकर के मॉडरेट है, एंड इन दैट केस इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग इट्स टाइज बिटवीन दीज थ्री रीजनल पावर कैन बी कंटिन्यूड। सो आने वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज फार एज इट्स फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया इज कंसर्न्ड। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about anti-satellite missile. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, कल इंजीनियर्स डे था और इस डे के ओकेजन पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक कस्टमाइज्ड स्टैम्प रिलीज़ किया है। वो कस्टमाइज्ड स्टैम्प पे इंडिया के एसेट मिसाइल को डिपिक्ट किया गया है। देखो, यह है एंटी सैटेलाइट मिसाइल इंडिया का, जिसको डिपिक्ट किया गया। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब हम स्टैंप लगाते हैं किसी भी पोस्टल ऑर्डर के लिए, तो उस स्टैंप पे कुछ एक कस्टमाइज्ड इमेज होते हैं। ये कस्टमाइज इमेज टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लाता रहता है इंडिया के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पोस्ट है, ये पोस्टल स्टैम्प है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया है। उस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस पोस्टल स्टैम्प पे इंडिया की एसेट मिसाइल को डिपिक्ट किया गया है, और ये पोस्ट कल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया। ये स्टैम्प कल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया ऑन इंजीनियर्स डे। और इस तरह के कस्टमाइज स्टैम्प्स इंडिया के टेक्निकल अचीवमेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम रिलीज़ किए जाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, 4-5 साल पहले 2015 में आर्यभट्टा, जो इंडिया का पहला सैटेलाइट था, उसका कस्टमाइज स्टैम्प डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया था। तो इस तरह के कई सारे स्टैम्प्स आते रहते हैं। अभी का जो स्टैम्प आया है दैट इज़ डिपिक्टिंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है अबाउट एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऑफ इंडिया। ये एसेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसेट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये एक्चुअली है क्या, इस फिगर की मदद से ही समझ लो। देखो, कोई एक सैटेलाइट स्पेस में मान लो है, स्पेस में ऑर्बिट कर रहा है इस तरह से सैटेलाइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मतलब है कि वो ऐसा सैटेलाइट है जो जा करके सैटेलाइट को, वो ऐसा मिसाइल है जो जा करके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सैटेलाइट आराम से ऑर्बिट
कर रहा था इन द स्पेस, और हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल अगर लॉन्च किया तो इट हैज़ ए कैपेबिलिटी टू गो एंड डिस्ट्रॉय दिस सैटेलाइट इन द स्पेस। इस प्रोसेस में बहुत सारा डेब्रिस, जंक हिंदी में जिसको मलबा कहते हैं, वो रिलीज होता है, जिसको रबिश या मलबा कहते हैं, वो रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग स्पेस डेब्रिस कहते हैं। अब समझते हैं इंडिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में। एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो हमने समझ लिया कि इट इज मिसाइल दैट कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन द स्पेस। In March 2019, India completed its first successful attempt at shooting a satellite in the low Earth orbit। तो पिछले साल मार्च में हमने एक टेस्ट किया, हमारी डिफेंस कंपनी DRDO ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया और उसका टेस्टिंग किया था हमने मार्च 2019 में, और हमने उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था, और इस मिशन का नाम दिया गया था मिशन शक्ति। और इस मिशन शक्ति के सक्सेसफुल होते के साथ ही इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, आफ्टर US, रसिया एंड चाइना। लेकिन इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि इंडिया को इसमें कंडेम किया गया था कि इंडिया ने इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करके काफ़ी सारा स्पेस डेब्रिस या मलबा रिलीज़ कर दिया स्पेस के अंदर। तो स्पेस डेब्रिस के बारे में भी समझते हैं। देखो, स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक इज ए ह्यूमन मेड डिफंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। डिफंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसका कोई काम नहीं है। दे आर रिलीज एज ए पार्ट ऑफ डिस्कार्डेड सैटेलाइट, स्पेंट रॉकेट पार्ट्स, ब्रोकन स्पेस क्राफ्ट। तो कोई चीज़, मान लो हमने सैटेलाइट भेजा, धीरे धीरे वो बेकार हो गया, उसका यूज करना हमने बंद कर दिया, तो वो रॉकेट, वो सैटेलाइट जिसका अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज स्पेस डेब्रिस। कभी कभार कुछ सारे सैटेलाइट टूट जाते हैं, तो जो भी अनयूज मटेरियल है वो स्पेस में फ्लोट करता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेस डेब्रिस। और चूंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं कि सबको पुल कर लिया जाएगा और एक जगह वो अर्थ पे आके गिर पड़े, इसलिए वो सब आराम से स्पेस में फ्लोट होते रहते हैं, और इस कारण से वो फिर स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक कहे जाते हैं। अब चैलेंजेस टू द स्पेस डेब्रिस, स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस से प्रॉब्लम क्या है? सवाल तो ये उठता, आखिर इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया और उससे स्पेस डेब्रिस रिलीज हुआ, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि स्पेस में जब बहुत ज़्यादा डेब्रिस रहते हैं, तो हम अगर कोई दूसरा सैटेलाइट भेजते हैं या कोई दूसरा स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, तो उसके इंजन के अंदर ये डेब्रिस घुस सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस कारण से स्पेस डेब्रिस क्रिएट करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान पूछता है कि सर, स्पेस में हम पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते, आखिर हमें पेन ले जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने देखी हो तो अंत में वो वायरस उसका जवाब देता है कि पेंसिल से जो उसका नीडल निकलता है, जो उसका कार्बन निकलता है, ग्रेफाइट, वो स्पेस में डेब्रिस का काम करता है और वो स्पेस क्राफ्ट में घुस सकता है और स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज पेंसिल इन द स्पेस। ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाई कैन नॉट वी यूज और वाई डोंट वी यूज पेंसिल इन द स्पेस, वाई डू वी नीड टू यूज पेन, वैसा पेन जो स्पेस में भी, एंटी ग्रेविटी में भी, जीरो ग्रेविटी में भी काम कर सके। सो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पेस डेब्रिस। In our segment, most probable topics for upcoming PT of APSC, today we'll cover topic number 22 to 24. Topic number 22 is about Padma Awards of 2020. इस साल मैरी कॉम को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, दैट इज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड SC जामी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड, जो पद्म विभूषण के बाद आता है। उसके अलावा 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो असम से थे उनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया। आई होप आपको सीक्वेंस तो समझ आता ही है, पद्म श्री के ऊपर पद्म भूषण के ऊपर पद्म विभूषण और सबसे ऊपर भारत रत्न। तो 5 पर्सनालिटीज़ को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है असम से। उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। इंदिरा PP बोरा, इज़ अ डांसर, वेरी नोटेड डांसर। लील बहादुर छेत्री इज़ अ राइटर। डॉक्टर कुशल खोनवार, वेटनरी डॉक्टर। जोगेंद्र नाथ फुकान, a scholar, and Dr. Ravi Kannan, a physician. Please attempt this question that is based on topic number 22. Topic number 23 is about abolition of legislative council. Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a resolution to abolish legislative council in the state. तो जरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करने का प्रोसेस क्या होता है। स्टेप 1, resolution for abolishment of legislative council must be passed by the respective states legislative assembly with 2/3 majority. Second, the resolution will be sent to Union Ministry of Home Affairs, and Union Ministry of Home Affairs will keep a bill in the parliament in this regard, and if the parliament also passes the bill,
then the legislative assembly of the particular state will be abolished. Please attempt this question that is based on topic number 23. Topic number 24 is about Bodo Peace Pact. In January 2020, the Union government passed or signed a peace pact with National Democratic Front of Bodoland. All Bodo Student Union was also signatory to this pact. With this, Bodoland insurgency came to an end. Please attempt this question that is based on topic number 24. This is the answer of question number 19 to 21 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन था उसमें दो स्टेटमेंट थे. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है. एंड कारण दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कल ही हमने देखा था क्लोजेस्ट टू द सन तो मरकरी है, लेकिन वीनस हॉटेस्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 एंड नाइट्रोजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था अबाउट द पॉसिबल बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग बक्सर रिजर्व फॉरेस्ट विद काजीरंगा नेशनल पार्क. इट विल ब्रिंग डाउन पोचिंग, इट will help in securing the corridor for animals moving from Kaziranga National Park to Karbi Anglong Highlands, and it will ensure overall better administration. All three statements are correct, so the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.